वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मिर्चा, योर लीगल मेंटोर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंसिलिएटर एज वेल एज रोल ऑफ अ कंसिलिएटर। ठीक है, जो क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं जिससे कि एक हम जो कि हमारा एक कंसिलिएटर है, ठीक है, उसको हम अपॉइंट कर सकते हैं, कौन से प्रोसीजर्स के साथ कर सकते हैं, और एक बार जो कंसिलिएटर अपॉइंट हो गया तो उसका रोल क्या होता है, वो क्या रोल प्ले करेगा, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, कंसिलिएटर का अपॉइंटमेंट के पहले हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो केस है उसके थ्रू जानेंगे कि क्या रीजन था कि आर्बिट्रेशन के होने के बावजूद भी हमें कंसिलिएशन जो है उसे अडॉप्ट करना पड़ा। ठीक है, क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी जिसकी वजह से हमें जो कंसिलिएशन जो एक होता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ये एडीआर, उसको अडॉप्ट करना पड़ा। ठीक है, क्यों अडॉप्ट करना पड़ा, इन सारी चीजों के बारे में हम आज पहले इस केस के थ्रू बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि पहले की जो लिटिगेशन की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, कोर्ट में इंटरमिनिएबल होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होती हैं, एक्सपेंसिव कोर्ट प्रोसीजर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जूरिस्ट जो थे उस समय के, उन्होंने सर्च किया कि भाई हमें एक ऑल्टरनेटिव जो फोरम होता है उसे लाने की बहुत ही ज्यादा सख्त जरूरत है। ठीक, जो कि क्या हो, लेस फॉर्मल हो, मोर इफेक्टिव हो और स्पीडी फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, अवॉइडिंग द प्रोसीजरल क्लैप ट्रैप। ठीक है, ये सारी जो चीजें हों उस मैकेनिज्म में होनी चाहिए। इस वजह से ये उन्होंने जब सोचा, डिसाइड किया, ठीक है, तो उसके बाद आया आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, जो कि सबसे पहला जो हमारा जो आर्बिट्रेशन जो कंसिलिएशन एक्ट है उसके पहले भी आया था आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। ठीक है, तो इसके आने के बावजूद भी क्या हुआ, इसमें हमें पता है कि आर्बिट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, वो लेस इनफॉर्मल तो ऑब्वियसली होगा ही, लेकिन वो क्या होता है, सेमी जुडिशियल होता है। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट का इंटरफेरेंस तो नहीं होता है, लेकिन ये एक तरीके से सेमी जुडिशियल होता है। ठीक है, जिसमें कि अगर जरूरत पड़ी तो इंटरफेरेंस हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्या था, लेस फॉर्मल था, किससे, कोर्ट की प्रोसीडिंग से, ठीक है, लिटिगेशन से, क्योंकि यहाँ पे पार्टीज का क्या होता है, से होता है, जो पार्टीज होती हैं वही डिसाइड करती हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है उनके बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद वो आर्बिट्रेशन आती है और उन्हीं के ऊपर सब कुछ, मतलब एक तरीके से उनको बहुत ही ज्यादा पावर दी जाती है कि आप अपने डिस्प्यूट को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या, मतलब इसके बावजूद भी क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि हमने कंसिलिएशन एज ए मैकेनिज्म जो है एडीआर का उसे अडॉप्ट किया। ठीक है, ऐसा माना गया कि जो आर्बिट्रेशन थी, ठीक है, आर्बिट्रेशन के आने के बावजूद ये क्या थी, यहाँ पे हम देखने को मिलेगा कि हाई टेक्निकल अकम्पनीड बाय अनएंडिंग प्रोलिक्सिटी, ठीक है, एट एवरी स्टेज प्रोवाइडिंग अ लीगल ट्रैक टू द अनवेरी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल होने लगा टाइम एंड अगेन। ठीक है, अनएंडिंग प्रोलिक्सिटी आने लगी। ठीक है, इसमें, और उसके बाद हर एक स्टेज में आप देखेंगे कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स थी वो वहां पे ओकर होने लगी, जिसके वजह से जो कंसिलिएशन है वो लाना पड़ा, जो कि ये आर्बिट्रेशन से भी ज्यादा इनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इस केस में जो एडवांटेजेस ऑफ द जो कंसिलिएशन है उसके बारे में बताया गया है कि एक जो रीजनेबल जो सेटलमेंट है पार्टीज कैसे कर सकती हैं। ठीक है, और जो क्या क्या एडवांटेजेस हैं इस कंसिलिएशन में जिसके थ्रू वो कर सकती हैं। पहला होता है क्विकनेस, बहुत ही फटाफट क्या कर सकती है पार्टीज, अपना डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व करा सकती है। ठीक है, पार्टीज कैन डिवोट देयर टाइम एंड एनर्जी फॉर बेटर एंड यूजफुल वर्क। ठीक है, बेटर एंड यूजफुल वर्क के लिए वो अपना टाइम एंड एनर्जी जो है वो डिवोट कर सकती हैं। ठीक है, पार्टीज ही कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्या है, पार्टीज की ऑटोनॉमी है। ठीक है, वो इकोनॉमिक था, बहुत पैसा नहीं लेस एक्सपेंसिव था, चीप था, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता था। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग हार्ड एंड मनी ऑन लिटिगेशन, जो कि लिटिगेशन में आपको भी पता है अगर आप जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा वो क्या होता है, वहां पे बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, वन कैन इन्वेस्ट इट फॉर बेटर डिविडेंड्स। ठीक है, और ये सोशल भी होता है। ठीक, द पार्टीज गो हैप्पीली टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस एंड स्टैंड रिलीव्ड फ्रॉम बिकरिंग एनमिटी which in certain cases might have lingered on for generations। ठीक है, कोर्ट में क्या होते थे,
मान लीजिए कि एक प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, और मान लीजिए किसी उस प्रोसीडिंग के बीच में किसी का डेथ हो गया, उसके बाद वो प्रोसीडिंग उसका बच्चा देखेगा, उसके ऊपर चलेगी, और ये अगर मान लीजिए उसका जस्टिस उसका नहीं मिला, ठीक है, उनका केस नहीं रिजॉल्व हुआ मतलब कोर्ट में, तो ये चलता ही जाता है, ठीक। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो कंसिलिएशन था उसको अडॉप्ट किया गया। ये जो उनके सारे एडवांटेजेस है, इसके वजह से कंसिलिएशन आया, जिससे कि जो लोग होते थे वो उनको जल्दी 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 उनका जो डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व हो जाता था, और वो आराम से अपने घर हैप्पीली एंड क्या करते थे, वो बढ़िया से चले जाते थे। और यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन जो केसेस पास ऑन होते थे वो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इस केस में इसके किसके बारे में बात की, इसके एडवांटेजेस के बारे में बात की गई है, जो कि लेस फॉर्मल होता है आर्बिट्रेशन से, करेक्ट। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर, जो कि हमारे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन जो एक्ट है 1996 जो है उसमें हमें देखने को मिलता है कि ये जो अपॉइंटमेंट है कंसिलिएटर का वो बात करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, अब सबसेक्शन 2 में क्या है, सबसेक्शन जो 2 है वो बात करता है कि जो पार्टीज होती हैं वो एक तरीके से एनलिस्ट कर सकती हैं, डिसाइड कर सकती हैं कि ठीक है कि क्या क्या उनके क्या होंगे, कि वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिससे कि वो पूछ सकती हैं, जिसके लिए उन पार्टीज के लिए कि वो अपॉइंटमेंट करा सके किसी भी कंसिलिएटर का, जो कि सब सेक्शन 2 में बताया गया है, ठीक है। तो उसको रेफर यहाँ पे करते हुए सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 सब क्लॉज ये क्या बात करता है, इन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स विथ वन कंसिलिएटर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक कंसिलिएटर है तो जो पार्टीज में एग्री ऑन द नेम ऑफ अ सोल कंसिलिएटर, तो पार्टीज क्या कर सकती है, एग्री कर सकती हैं एक ही कंसिलिएटर के नेम के लिए, करेक्ट। सब क्लॉज बी क्या करता है, इन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स विद टू कंसिलिएटर्स, अगर दो कंसिलिएटर होंगे तो ईच पार्टी में अपॉइंट वन कंसिलिएटर, ठीक है। तो जो एक पार्टी है, मान लीजिए एक ए है, ठीक है, दूसरी पार्टी जो है वो बी है, तो एक एक जो पार्टी होती है वो अपना एक एक कंसिलिएटर जो होता है वो अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, ईच पार्टी, ठीक। सब क्लॉज सी क्या कहता है, इन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स विद 3 कंसिलिएटर, इसमें क्या होगा, 3 अगर कंसिलिएटर होते हैं तो ईच पार्टी में अपॉइंट वन कंसिलिएटर एंड द पार्टीज में एग्री ऑन द नेम ऑफ द थर्ड कंसिलिएटर हु शैल एक्ट एज अ प्रिसाइडिंग कंसिलिएटर। तो एक एक जो पार्टीज है, मान लीजिए यहाँ पे एक एक कंसिलिएटर जो है अपॉइंट कर लेती हैं, और जो थर्ड जो कंसिलिएटर आता है वो क्या करता है, प्रिसाइडिंग, मतलब वो इन दोनों कंसिलिएटर के भी ऊपर होगा, ठीक है, इनसे भी ये क्या होगा, ऊपर होगा, जो थर्ड वाला होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। ये बोलता है हमारा सेक्शन 64 का सब सेक्शन 1, ठीक है। अब आते हैं हम सब सेक्शन 2 में। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है, वही जो मैंने आपको बताया, पार्टीज में एनलिस्ट द असिस्टेंस ऑफ अ सुइटेबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कौन सुइटेबल, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो क्या कर सकती है, एनलिस्ट कर सकती है, और पर्सन इन कनेक्शन विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंसिलिएटर, ठीक है। और कोई भी पर्सन है जिसके कनेक्शन में अगर कोई मान लीजिए ऐसा व्यक्ति है जो कि कंसिलिएटर का काम कर सकता है, तो उसके अपॉइंटमेंट के लिए वो क्या करती हैं, पहले सुइटेबल कोई इंस्टीट्यूशन देखती हैं या फिर कोई पर्सन ऐसा देखती हैं जो कि हेल्प कर सके उनकी अपॉइंटमेंट ऑफ द कंसिलिएटर के लिए, ठीक। अब बात करते हैं ए में। अ पार्टी में रिक्वेस्ट सच एन इंस्टीट्यूशन और पर्सन टू रिकमेंड द नेम्स ऑफ अ सुइटेबल इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल टू एक्ट एज अ कंसिलिएटर। एक जो पार्टी होती है वो क्या कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है इंस्टीट्यूशन से या फिर क्या किससे कर सकती है, पर्सन से, ठीक। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उससे रिक्वेस्ट कर सकती है, और अदरवाइज अगर कोई पर्सन है तो उससे भी वो रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप रिकमेंड करें कोई ऐसा व्यक्ति किसी का ऐसा भी कंसिलिएटर का नाम जो कि एक इंडिविजुअल ऐसा हो जो कि एक्ट कर सके एज द कंसिलिएटर, ठीक है। बी क्या कहता है, द पार्टीज में एग्री दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ वन और मोर कंसिलिएटर्स बी मेड डायरेक्टली। क्या हो सकता है, पार्टीज एग्री कर सकती हैं कि जो अपॉइंटमेंट है एक या फिर एक से ज्यादा जो कंसिलिएटर्स होते हैं मे बी मेड डायरेक्टली बाय सच एन इंस्टीट्यूशन और अ पर्सन, ठीक है। अब ये डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी अपॉइंटमेंट कराए जा सकते हैं, और या फिर जो पर्सन अगर होगा, अगर उन्होंने चूज किया है, ठीक है, उस पर्सन को बोला है कि आप कोई ऐसा ढूंढ दीजिए, तो वो पर्सन भी जो है वो क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है एज अ कंसिलिएटर, ठीक है।
provided that in recommending or appointing an individuals to act as a conciliator, the institution or person shall have regard to such consideration as are likely to secure the appointment of an independent and impartial conciliator. ठीक है, जो मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर जो पर्सन है जिसको कि पार्टीज जो है उन्होंने बोला कि भाई आप क्या करिए, हमारे लिए एक क्या कर दीजिए, जो कंसिलिएटर होता है उसको हमारे लिए अपॉइंट करवा दीजिए। ठीक है, तो जो वो दोनों जो है, मान लीजिए कि या तो इंस्टीट्यूशन से उसने कहा या फिर पर्सन से कहा, ठीक है, तो वो क्या ऐसा एक कंसिलिएटर जो है वो अपॉइंट करेंगे जो कि क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, क्या होना चाहिए, पहला इंडिपेंडेंट हो, मतलब ऑटोनोमस हो वो। ठीक है, उसके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट वो हो उतना। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, वो इम्पार्शियल होना चाहिए, बायसनेस उसमें नहीं होनी चाहिए कि वो एक पार्टी के लिए फेवर करे दूसरे पार्टी के लिए ना करे। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं वो उस कंसिलिएटर में होना ही चाहिए, तभी जाके वो रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द अपॉइंटमेंट। एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ सोल और थर्ड कंसिलिएटर shall take into account the admissibility of appointing a conciliator of a nationality other than the nationalities of the parties। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मान लीजिए अगर कोई सोल कंसिलिएटर है या फिर जो थर्ड कंसिलिएटर होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं एज द कंसिलिएटर ऑफ द नेशनैलिटी अदर देन द नेशनैलिटीज ऑफ द पार्टीज। ठीक है, जो पार्टीज की नेशनैलिटी है उसके अलावा भी दूसरी नेशनैलिटी का भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात करता है क्या, हमारा जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 का सब क्लॉज बी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रोल ऑफ अ कंसिलिएटर, कि कंसिलिएटर का रोल जो होता है वो क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहला जो है रोल जो है वो बात की गई है सेक्शन, हमारे जो सेक्शन 67 है उसमें, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन जो एक्ट है उसमें। ठीक है, तो पहला जो सबसे रोल होता है वो होता है द कंसिलिएटर शैल असिस्ट द पार्टीज इन एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल मैनर in their attempt to reach an amicable settlement of their disputes। ठीक है, amicable मतलब फ्रेंडली सेटलमेंट्स। ठीक है, उनके बीच में जो सेटलमेंट होगा वो एक तरीके से फ्रेंडली सेटलमेंट होना चाहिए। उसकी वजह से अगर फ्रेंडली सेटलमेंट होगा तो उनके बीच में क्या होगा, कोई भी खुन्नस या फिर कोई भी ऐसा ग्रज नहीं रह जाएगा। तो ये ट्राई करेगा कि इंडिपेंडेंट तरीके से, ठीक है, और इम्पार्शियल तरीके से वो क्या कर सके, अटेम्प्ट कर सके दोनों के बीच में फ्रेंडली सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये उसका रोल होता है। दूसरा क्या रोल होता है, कंसिलिएटर शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, fairness, justice, giving consideration to, among other things, the rights and the obligations of the parties, the usage of the trade concern and the circumstances surrounding by the dispute, including any previous business practices between the parties। तो जो कंसिलिएटर होगा इन सारे फैक्टर्स को रिकग्नाइज करेगा, देखेगा, और इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए वो क्या करेगा, पार्टीज को कन्विंस करेगा डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, थर्ड क्या बात करता है, द कंसिलिएटर में कंडक्ट द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स इन सच अ मैनर एज ही कंसिडर्स एप्रोप्रिएट। जो कंसिलिएटर होगा उसको जैसा ठीक लगता है वो उस तरीके से, उस मैनर में वो क्या करेगा, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएगा, टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। लेकिन वो भटकेगा नहीं, जो भी सर्कमस्टांसेस है केस के उसी से वो स्टिक रहेगा और उनकी प्रोसीडिंग्स में वो हेल्प करेगा। द विशेस द पार्टीज में एक्सप्रेस, जो कि पार्टीज जो है वो विश जो है अपना वो क्या कहना चाहती है वो जो एक्सप्रेस करेंगी, इंक्लूडिंग एनी रिक्वेस्ट बाय अ पार्टी, अगर पार्टी की कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट है तो वो भी देखेगा वो। द कंसिलिएटर हियर ओरल सेटलमेंट्स, और जो कंसिलिएटर है वो ओरल सेटलमेंट के लिए भी अगर ऐसा हो सकता है तो वो भी ट्राई करेगा। एंड द नीड फॉर अ स्पीडी सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, और क्या है, जो नीड है स्पीडी सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट के लिए वो भी उस नीड को पूरा करते हुए प्रोसीडिंग में आगे बढ़ेगा। ठीक है, 4 क्या कहता है, द कंसिलिएटर में एट एनी स्टेज ऑफ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स मेक प्रपोजल फॉर अ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है, वो क्या कर सकता है, मान लीजिए कि दोनों के बीच में ए पार्टी है, ठीक है, बी पार्टी है, तो प्रोसीडिंग चल ही रही, लेकिन बीच में ही मान लीजिए कोई भी ऐसा स्टेज आया, बीच में ही ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से वहां पे जो प्रोसीडिंग्स है वो खत्म करनी है, या फिर मान लीजिए दोनों में सेटलमेंट ही हो गया, ठीक है, मतलब दोनों एग्री ही कर गए। तो एट एनी स्टेज, एट
any state of the conciliation proceedings may make proposal for the settlement of a dispute। वो proposal मतलब propose कर सकता है दोनों parties को कि settlement कर लीजिए आप अपने dispute का, ठीक है। लेकिन जो बीच में अगर जो any stage मतलब बीच में अगर मान लीजिए कि proceedings जो है वो रुक गई है, ठीक है, मतलब एनी स्टेज का यहाँ पे मतलब हम बात कर सकते हैं कि बीच में हो गया या फिर लास्ट में हो गया, ठीक है, एनी स्टेज का ये बात कर रहा है, ठीक है, इन बिटवीन द स्टेज नहीं, एनी स्टेज, ठीक है, या फिर जैसे बीच में हुआ, लास्ट में या पहले हुआ, उसके बीच में कोई भी स्टेज अगर स्टेज हुआ तो ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्रपोज करेगा पार्टीज को कि आप क्या करिए, अपना सेटलमेंट कर दीजिए डिस्प्यूट का। सच प्रपोजल नीड नॉट बी इन राइटिंग, और ये जो प्रपोजल होगा कंसिलिएटर के तरफ से वो राइटिंग में नहीं होगा, एंड नीड नॉट बी अकम्पनीड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ द मासन्स देयर ऑफ, ठीक है। और ये जो उसकी जरूरत नहीं होगी कि वो क्या कर सके, जो सेटलमेंट है वो उसके साथ वो अकम्पनी कर पाए, ठीक है, करने के लिए वो जरूरी नहीं है, ना ही वो राइटिंग में जरूरी है, और नीड नॉट बी अकम्पनीड बाय अ स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट है उससे भी वो क्या कर सकता है, अकम्पनी नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ है उनके बारे में, ठीक है। तो ये जो रोल हो गए कंसिलिएटर के बारे में, जो कि उनके रोल है जो कि वो प्ले करते हैं आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, जब एक बार वो उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो अपॉइंटमेंट के बाद जो कि उनका काम होता है वो क्या होता है, वो क्या क्या रोल होता है, वो क्या क्या रोल में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे रोल्स हैं जो कि हमारे सेक्शन 67 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में बताया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो आज का जो वीडियो था कंसिलिएशन, जो कंसिलिएटर्स होते हैं हमारे, उनके अपॉइंटमेंट और रोल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है और अगर आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि किसी और को भी जरूरत है जिसको कि वो उसको भी समझ में आए अगर उनके एग्जाम्स आ रहे हैं, सो यू गाइज आर फ्री टू शेयर इट, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।